So hello friends and welcome to my channel that is Space Chat with Sachin. So friends, आज का जो टॉपिक है आपने पहली बात थंबनेल में देख लिया होगा। कि आज का टॉपिक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में और हिग्स फील्ड थ्योरीज के बारे में। आज पता करेंगे कि ये हिग्स फील्ड होती क्या है, इसकी जो इन्वेंशन किसने की, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी नींव किसने रखी और इसको प्रूफ कैसे किया गया। आज का जो टॉपिक है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। थैंक यू टू यू हु सब्सक्राइब दैट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट टॉपिक अबाउट मी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, हिग्स फील्ड को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मास क्या होता है। मास होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सिस्टम में उसमें कितने मैटर कंटेन है, उसमें के जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उसी को हम लोग मास कहते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में इसको हम लोग कह सकते हैं कि मास जो है किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। इसलिए मास का कॉन्सेप्ट आप दूसरी वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको मास के बारे में। सेकेंड चीज़ ये क्लियर करना है कि मास को कभी वेट के नहीं समझना है। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वेट में मास के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, दैट इज W इज इक्वल M प्रोडक्ट ऑफ G। और वेट जो है हर जगह, हर पोजीशन पे, हर अदर प्लैनेट्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग और डिफरेंट हो सकता है, पर मास हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये डिफरेंस था वेट और मास में। फ्रेंड्स, हमने बताया कि जो मास है वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना होता है, मतलब जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उन्हीं को मास कह सकते हैं हम लोग। मतलब कि मैटर कंटेन इन एनी सिस्टम इज कॉल्ड इट्स मास। फ्रेंड्स, जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, हमने जो स्टैंडर्ड मॉडल देखा था उस वीडियो में, जिसमें हम लोग ने क्वार्क्स, लेप्टन्स, बोसॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो ये कह सकते हैं कि जो क्वार्क्स और लेप्टन्स हैं उन्हीं के कारण मास होता है। तो जो क्वार्क्स और लेप्टन्स है वो तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो तो किसी चीज़ से बने नहीं है क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें मास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी चीज़ से नहीं बने ना, वो तो एलिमेंट्री हो गए हैं एक तरह के। ऐसा साइंटिस्ट्स को लगता था 1960s में। 1960s तक ये बात चली आ रही थी, ये धारणा चली आ रही थी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं स्टैंडर्ड मॉडल्स के, जैसे क्वार्क्स और लेप्टन्स, उसमें मास नहीं होना चाहिए। इसलिए 1960s में जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया ये प्रेडिक्शन करने के लिए कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसमें मास नहीं है। पर वो मैथमेटिकल फार्मूला जो था वो प्रूफ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट ने तो ये सोच के उसको बनाया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल में मास नहीं है, पर वो फार्मूला उस बात के लिए वैलिड था कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसमें भी मास है। अब साइंटिस्ट का दिमाग ये कॉन्ट्रडिक्शन में लग गया कि ये फार्मूला के हिसाब से तो छोटे पार्टिकल्स में मास है, लेकिन अगर मास है उन छोटे पार्टिकल्स में तो उन पार्टिकल्स को मास दे कौन रहा है, क्योंकि मास तो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही आते हैं। अब क्वार्क्स और लेप्टन से छोटा तो कोई है नहीं, तो उनको मास कौन दे रहा है? कौन है ऐसा जो इनके पीछे छिप कर बैठा हुआ है जो इनको मास दे रहा है? तभी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ने 1964 में अपनी हिग्स फील्ड थ्योरी को पब्लिश किया एक साइंस जर्नल टीम पर, और उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स और हिग्स फील्ड थ्योरी के एग्जिस्टेंस का प्रेडिक्शन दिया कि हिग्स फील्ड थ्योरी नाम की कोई चीज़ है हमारे ब्रह्मांड में। लेकिन उस समय कोई भी वैज्ञानिक ने, किसी भी फिजिसिस्ट ने उनकी बात नहीं मानी और उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी पीटर हिग्स ने अपनी हार नहीं मानी, वो चलते चले गए। आगे चल करके उनकी फील्ड को, उनकी मतलब जो उनकी जो थ्योरी थी आगे उनको समझा गया, आगे उन्होंने पब्लिश किया दूसरी जगह। तो कुछ साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी को समझा, और ये थ्योरी ये कहती है कि हिग्स फील्ड क्या होती है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पहले इसे समझते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जब भी कोई, जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सारे पार्टिकल्स अपनी एक अलग फील्ड बना के रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपनी फील्ड बना के रखता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड कहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन फील्ड बनाता है, ग्रेविटॉन फील्ड बनाता है, न्यूट्रॉन फील्ड बनाता है। इसी तरह सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। और अगर हम लोग इस फील्ड में अपनी एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो उन्हीं सब फील्ड में से
एक पार्टिकल्स का जन्म हो जाता है। और कौन सा पार्टिकल्स है? जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उसमें आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन का जन्म होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फील्ड थी। उसी तरह प्रोटॉन फील्ड में देंगे तो प्रोटॉन का जन्म होगा, न्यूट्रॉन फील्ड में देंगे तो न्यूट्रॉन का जन्म होगा। इसी तरह जिसकी फील्ड में आप जिस एनर्जी देंगे उसी फील्ड के अकॉर्डिंग उसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जन्म होगा। तो ये बात तो क्लियर थी, लेकिन पीटर हिग्स ने बताया कि इसी सब फील्ड के जैसे एक और फील्ड एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में, जिसको हिग्स फील्ड कहते हैं। और हिग्स फील्ड में अगर आप एनर्जी देते हैं तो उसमें से एक पार्टिकल्स का जन्म होता है जिसका नाम हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है, और उसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वीडियो की शुरुआत में मैंने मास के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें मास है, सब के सब हिग्स फील्ड की वजह से ही है। मतलब कि अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट में मास क्यों होता है तो आंसर यही होगा क्योंकि वो हिग्स फील्ड के अंदर है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर मास है। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स या माइक्रो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे तो उनके अंदर मास अपने आप आ जाएगा। जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे उनमें मास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फोटॉन्स की कहानी ऐसी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे उनका मास उतना ही ज़्यादा होगा। इंटरेक्ट मतलब कि समा के रहना, एकदम समा जाना। जो ऑब्जेक्ट या मैटर हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होकर रहेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा मास होगा। जो जितना कम इंटरेक्ट होंगे उसमें कम मास होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, इसलिए इनका मास भी कम होता है। आई थिंक -19 टू द पावर में चला जाता है, तो इसलिए इनका मास कम होता है। और हम फोटॉन की बात करें तो ये इंटरेक्ट होते हैं लेकिन एकदम ना के बराबर, मतलब कि जीरो इंटरेक्शन कह सकते हो, इसीलिए इनका मास जीरो होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोटॉन पार्टिकल्स का मास जीरो क्यों होता है तो आप आंसर दे सकते हैं कि क्योंकि जो फोटॉन पार्टिकल्स है वो हिग्स फील्ड से एकदम ना के बराबर इंटरेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंटरेक्ट तो होते हैं लेकिन बहुत कम, इसलिए उनका मास कम होता है। फोटॉन ना के बराबर इंटरेक्ट होते हैं इसलिए उनका मास जीरो कह सकते हो। तो ये है फोटॉन पार्टिकल्स की कहानी कि ऐसा मतलब क्यों किया गया, उसका मास जीरो क्यों है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटॉन पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से कम इंटरेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो फोटॉन पार्टिकल्स है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, काफ़ी स्पीड से गुजरते हैं, इसलिए इंटरेक्शन कम हो जाता है उनका। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो आराम से इंटरेक्ट कर जाते हैं। फोटॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए उनका इंटरेक्शन कम होता है और इसी वजह से मास भी उनका काफ़ी लो होता है या जीरो कह सकते हो। इसी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मतलब थ्योरी को आगे प्रोपोगेट करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे प्रूफ करने के लिए एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की हेल्प ली गई। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बहुत बड़ी मशीन है, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, एक ट्यूब्स की जैसी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की मशीन को। उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स को 99.9% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट किया जाता है और दोनों को कोलाइड किया जाता है, यानी कि टकराया जाता है। जैसे ही दोनों इतनी स्पीड से आके दो चार्ज्ड पार्टिकल्स टकराते हैं तो उनके आसपास की ही हिग्स फील्ड में एक हलचल मच जाती है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल्स टकराएंगे तो जो आसपास फील्ड होगी उसमें हलचल मच जाएगी। अगर नदी का एग्जांपल ले लो, नदी है, अगर दो नाव आके एक बारी खूब तेजी से टकरा जाए तो नदी में लहर बनने लगेगी या पानी ऊपर उछलने वगैरह लगेगा। तो उसी तरह अगर हिग्स फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उस हिग्स फील्ड में भी एक हलचल मच जाएगी और उसी एक्सटर्नल एनर्जी देने से उसमें हो सकता है कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स का जन्म हो जाए। तो यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की मशीन में, जो कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सके उसके एग्जिस्टेंस को। डेट थी 4 जुलाई 2012, जब
उसी मशीन से आज जो कहते हो कि CERN ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया है उसी मशीन के जरिए। डेट थी 4 जुलाई 2012। उसी मशीन के जरिए उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया और पीटर हिग्स को 2013 में इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। तो इस तरह पीटर हिग्स ने अपने रिसर्च करके हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और नोबेल प्राइज़ जीत लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करिए, और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर हु कमेंट दिस टॉपिक। वेरी वेरी थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।